आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था और उसके बाद फिर आपने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम होता है जब आप किसी स्ट्रेट पाथ पे चलते हो और एंगुलर मोमेंटम होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो। तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो हम रोटेटिंग ऑब्जेक्ट लेंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका ओ के, जिसको हम आर वेक्टर कहेंगे। और हम कहते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर आपने रोटेट करके के से कहाँ पहुंचा दिया, एल पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो के से एल तक पहुंचने में लेट इट टेक टाइम डी टी, ये डी टी टाइम ले रहा है। और जो आपका न्यू पोजीशन वेक्टर आएगा दैट लेट इट बी आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर, हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ी हुई है, अगर ट्राइंगल लॉ को हम ओ के एल में यूज़ करें तो आपने ध्यान देना है, पहले हम कहाँ से कहाँ है, ओ से के, फिर कहाँ से कहाँ गए, के से एल, और ओ एल आपका इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स ओ के प्लस के एल आपका किसके बराबर होना चाहिए, ओ एल वैक्टर के बराबर। तो ये हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, और यहाँ से हम के एल वैक्टर निकालेंगे। के एल वैक्टर आ गया ओ एल वैक्टर माइनस ओ के वैक्टर। अब ओ एल वैक्टर कितना है, आर प्लस डी आर, और ओ के वैक्टर कितना है, आर। तो यहाँ से हमारा के एल वैक्टर आ जाएगा डी आर वैक्टर के बराबर। अब जो ट्राइंगल होती है उसका एरिया जो है वो आपको पता ही है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। और अगर हम इस ट्राइंगल से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, इसको ओ एम को ज्वाइन कर देते हैं और एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, तो जो पैरेललोग्राम होती है उसको हाफ आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में भी ये पूरी पैरेललोग्राम है, इसको बीच में से बाइसेक्ट कर दे अगर हम, तो हाफ जो पूरी पैरेललोग्राम है उसका हाफ आपका क्या है, एक ट्राइंगल है। तो मैंने इस ट्राइंगल को क्या बना दिया, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता ही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा इसमें ओ के वैक्टर इंटू ओ एम वैक्टर, ओ के वैक्टर इंटू ओ एम वैक्टर। ठीक है, फिर व्हाट इज ओ के वैक्टर, ये आर वैक्टर है। व्हाट इज ओ एम वैक्टर, ओ एम वैक्टर आपका के एल के बराबर है। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ओ एम मस्ट बी इक्वल टू के एल, और के एल अभी हमने निकाला, इट इज डी आर वैक्टर। तो यहाँ तक आपने पहला स्टेप समझना है। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इस दोनों को डी टी से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे डी ए बाई डी टी, यहाँ पे डी आर बाई डी टी। अब आपने पढ़ा है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, या डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज होता है तो होती है वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, हमने बहुत बार पढ़ लिया है टर्म। फिर उसके बाद ये बोलता है कि वेलोसिटी को आप इस रिलेशन से चेंज कर सकते हो, p होता है एम वी, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, p वेक्टर बाय m। ठीक है, तो यहाँ हमने एक चेंज और कर दिया। अब m को बाहर निकाल दो, 2m आ जाएगा। अब एक रिलेशन और हमने पढ़ा हुआ इससे पहले, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आपका जो लीनियर मोमेंटम है जब इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से एल वेक्टर निकालो, 2m डिवाइड में है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2m डी ए बाय डी टी। तो ये एल वेक्टर आपका आ गया। अब इसमें जो डी ए बाई डी टी है इसको हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, एरियल वेलोसिटी मतलब आपका क्या है, एरिया विद रिस्पेक्ट, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए इसको एरियल वेलोसिटी नाम दिया गया है। उसके बाद जो ये अबव इक्वेशन आपकी बन गई, इसको पूरा नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एरियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको पेपर में अगर आता है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको ये पूरा आर्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक आज का हमारा रहता है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इक्विलिब्रियम में बेटा इसमें दो बातें याद रखनी है, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपकी फर्स्ट लॉ, न्यूटन की फर्स्ट लॉ की तरह रहता है कि अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगाई जाए तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट में रहेगा या इट विल रिमेन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यही फॉर्मूला हमने इसमें भी यूज़ करना है, एफ इज इक्वल टू जीरो, या एफ आई आपने समीशन में लेना है इज इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब ये हुआ कि या तो एफ एक्स आपका जीरो रहेगा, एफ वाई जीरो रहेगा, एफ जेड जीरो रहेगा। मतलब आपकी जो जनरल फोर्स है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में किसी में भी आपकी जीरो रहेगी, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे हम एक्स की बात करें तो ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बैलेंस आउट, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं वो सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। सेम इज ट्रू फॉर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में भी जो फोर्सेज लग रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, मतलब बैलेंस कर देंगी, और नेट फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया न्यूटन सेकंड लॉ कहती है कि एफ इज इक्वल टू एम में अगर मैं कहता हूँ कि एफ आपका जीरो है, चाहे एक्स एक्सिस की बात है, चाहे वाई एक्सिस की बात है, चाहे जेड एक्सिस की बात है, आपके सभी एक्सिस में फोर्स कितनी आ रही है, नेट फोर्स जीरो आ रही है। तो
मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है dv बाई डी टी। वट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये आपका जीरो होना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी टर्म की डिफरेंशिएशन अगर जीरो होती है, जैसे यहाँ v की डिफरेंशिएशन जीरो आ रही है, तो या तो v कांस्टेंट होना चाहिए या v की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो दो ही केस में आपका dv बाई डी टी जीरो हो सकता है, या तो v आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, जैसे 1 2 3 4 जो टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। तो अगर v आपका 1 2 3 4 कोई एक फिक्स वैल्यू पे है, तो वो आपका तब भी आपका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। ठीक है, तो v या तो कांस्टेंट हो या फिर आपका v जीरो हो, तब भी आपकी डिफरेंशिएशन जीरो आएगी। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी जब या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन इसकी आती है, वो है रोटेशनल के लिए। तो रोटेशनल में भी हमने कहा कि या तो बॉडी रोटेट कर ही नहीं रही हो, बिल्कुल जैसे पंखा आपका बंद है तो आपका रोटेट नहीं कर रहा है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो। तो दोनों ही कंडीशन में जो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा बाहर से, वो आपका जीरो रहेगा। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि या तो बराबर वेलोसिटी से मूव करे तब भी आपका टॉर्क जीरो होगा, या फिर आपका क्या है, वेलोसिटी उसकी क्या हो, जीरो, या वो रोटेट ही ना कर रहा हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपका क्या है, जो है आपकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाती है। ठीक है, तो हमने कहा टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क आपके ने ये रिलेशन भी मैंने इससे पहले आपको बताया था, टॉर्क होता है dl बाय dt, जैसे आपका फोर्स होता है dp बाय dt। तो p को l से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे टॉर्क को आपने फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस कर दिया। तो टॉर्क आपका जीरो होगा कब, जब dl बाई dt जीरो होगा। तो अगेन वही बात आ गई कि डिफरेंशिएशन है किसी टर्म की जीरो, तो वो टर्म आपकी कांस्टेंट होनी ही चाहिए या फिर जीरो होनी चाहिए। ठीक है, दोनों बातें इसमें रहेगी, और जीरो। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम विल स्टे कांस्टेंट। ठीक है, या तो वो कांस्टेंट रहेगा या फिर आपका क्या बताया था मैंने आपको, जीरो रहेगा। तो ये आपकी दो कंडीशंस हैं जब आपकी बॉडी क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन शो करती है। अब ये कहता है कि एक और कंडीशन इसमें जनरली आती है कि आपको पार्शियल इक्विलिब्रियम भी मिलेगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं दिखा रही है, या बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं दिखा रही है। तो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, ये डायग्राम है, यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं और दूसरी फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप इसको डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं एक तरह से, और सी पे आपने उसको फिक्स किया हुआ है। तो ये जो ये वाले डाउनवर्ड फोर्स आप लगा रहे हो, ये बॉडी को इधर को रोटेट करने की कोशिश करेगी, और जब आप रॉड को इस तरफ से फोर्स लगाओगे तो ये इधर को रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो आपकी जो बॉडी है इसके ऊपर नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है, F प्लस एफ, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही है, देयरफॉर द रॉड विल नॉट बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें नेट फोर्स मिल रही है। जबकि मैंने आपको कहा कि नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जीरो होनी चाहिए। तो इस केस में हमें नेट फोर्स मिल रही है। हाँ, ये अलग बात है कि बॉडी रोटेट नहीं करेगी, तो रोटेट नहीं करेगी तो इट मीन्स ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, जो मैंने आपको कहा कि रोटेशन जीरो है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसमें नेट फोर्स लग रही है सीधी नीचे की तरफ को, तो इट मीन्स ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब दूसरा केस इसका आता है, जैसे आपको फैन का एग्जांपल मैंने दिया, या आप किसी ढक्कन को खोलते हो तो ढक्कन पे आप दो जगह पे फोर्स लगाते हो। देखो, तो यहाँ पे वही कंडीशन है, सी फिक्स है, एक इक्वल फोर्स आपने एफ ऊपर लगाई है तो उतनी फोर्स आपने एफ नीचे भी लगाई है। तो इस केस में आपका जो बॉडी है वो नेट रोटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इसको हम कपल कहते हैं। कपल क्रिएट होगा कि दो फोर्सेस लग रही हैं, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इस ये यहाँ पे लग रही है और ये यहाँ पे लग रही है, तो इट विल क्रिएट अ कपल, और जिसको हम बोलते हैं कि टॉर्क इसने एक्सपीरियंस किया। तो इसमें टॉर्क मिला, जबकि हमने कहा कि टॉर्क जीरो होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ टॉर्क मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, हाँ, अब नेट फोर्स की बात करें लीनियर में, तो ये नीचे की तरफ लग रही है और ये लीनियर में ऊपर की तरफ को लग रही है, तो नेट फोर्स इसमें जीरो है। तो लीनियर फोर्स जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे लग रही है, उतनी फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो। तो लीनियर फोर्स जीरो होने की वजह से आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन क्योंकि ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको और भी इसमें एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ दिए होंगे, जैसे ये कंपास का भी आपका एग्जांपल इसमें आ जाता है।